नमस्कार दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी ये इश्यूज आज डिस्कस करेंगे। न्यूज़ पहली न्यूज़ है कैबिनेट नॉट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए तो आप दरियागंज दिल्ली में घूम रहे हो और दरियागंज में किसी एक दुकान के ऊपर एक पब्लिक हॉटस्पॉट लगा हुआ है, तो आप अपने लैपटॉप में लॉग इन करिए, पब्लिक हॉटस्पॉट से अपने आप को कनेक्ट करिए। ऑब्वियस सी बात, उसका थोड़ा बहुत पेमेंट होगा, फ्री में तो अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा क्योंकि फ्री में चीज़ें अनसस्टेनेबल हो जाती हैं। तो आप ऑन द स्पॉट 1 घंटे की यूजेज का या 2 घंटे की यूजेज का जो भी पेमेंट है आप करिए और आप उसको इस्तेमाल करिए। इसको बोला जा रहा है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? पब्लिक डाटा ऑफिसेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप पीडीओ बोलते हो। ये पीडीओ कोई भी हो सकता है, एक छोटी सी किराने की दुकान, एक मॉल, एक शोरूम, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, जहां पे एक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क लगा दिया जाए, जहां पे लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को कनेक्ट करके इंटरनेट सर्विसेज को ले सकें, इसको आप बोल सकते हो पीडीओ। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज लोगों के पास बहुत तेजी से पहुंचेंगी। अब यहां पे क्या बोला जा रहा था? पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस विच विल बी कॉल्ड पीएम वानी। अब ये जो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस बनाया जाएगा, इसको नाम दिया गया पीएम वानी। और इस पीएम वानी को ट्राई ने, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2017 में ही प्रपोज कर दिया था। और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ये जो पब्लिक डाटा ऑफिसेज हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, ये भी इन्वॉल्व होंगे। पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे। अब आप बोलोगे पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, फाइनली जो लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरनेट जहां से आ रहा है, इंटरनेट कहां से आता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। और इंटरनेट लोगों को ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो पब्लिक डाटा ऑफिस, पीडीओस, जैसे कि किराने की दुकान मैंने बताया जहां पे वाईफाई लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक एंटिटी आ सकती है जिसका नाम है पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। ये पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स क्या करेंगे कि बल्क में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट सर्विसेज को खरीदेंगे और इन इंटरनेट सर्विसेज को सेग्रीगेट करके बांट देंगे लोगों के बीच में। मतलब पब्लिक डाटा ऑफिसर्स को बांटेंगे, या फिर कोई बहुत ही बड़ा रिटेल कस्टमर है जो कि बल्क में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 40 फ्लैट है, वो 40 के 40 फ्लैट सीधे इस पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर से बात करके इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे चलेंगी। तो आप यहाँ पे इस पीडीओ को, पब्लिक डाटा ऑफिस को, एक पीसीओ के साथ, पीसीओ समझते हैं ना कि पहले आप जाके फोन कर देते थे, लोकल कॉल करनी है, एसटीडी कॉल करनी है, आईएसडी कॉल करनी है, या फिर साइबर कैफे में आप जाके इंटरनेट प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से अब आप कहीं पे भी बैठ के वाईफाई सर्विसेज को लेके वाईफाई यूज कर सकते हो। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आप ऑनलाइन वहां पे पे कर सकते हो। ये बात यहां पे बोली गई है। फिर आप देखिए, ट्राई के हिसाब से जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया भर की, वहां पे 50 to 70% ऑफ देयर टोटल यूजेज टाइम मोबाइल यूजर्स यूज वाईफाई टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट। इंडिया में आप देखेंगे 4G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय पे जो मोबाइल यूजर्स हैं बड़ी बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज में या डेवलप्ड इकोनॉमीज में, उनके 50 से 70% यूजर्स वाईफाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इंडिया में प्रयोग 10% है, से भी कम है। यानी कि इंडिया में ज्यादातर समय पे जब आप मोबाइल यूज कर रहे होगे तो आप अपने 4G का नेटवर्क यूज कर रहे होगे या 3G का 2G का नेटवर्क यूज कर रहे होगे। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। ओके, इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। जनरल स्टडीज पेपर 3 टेक्नोलॉजी में, जनरल स्टडीज पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक रिसर्च चल रही है और रिसर्च के थ्रू ये पाया गया है कि इंडस वैली के वेसल्स जो कि 4600 साल पुराने, 4600 ईयर्स पुराने, जो कि 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिले हैं प्रेजेंट डे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स के रेजिड्यू पाए गए हैं। कौन कौन से एनिमल्स के? तो कैटल के और बफेलो मीट के। ये जो लिपिड रेजिड्यू होते हैं ना दोस्तों, ये लिपिड रेजिड्यू पॉटरी में रह जाते हैं और ये लिपिड रेजिड्यू जल्दी डिग्रेड नहीं होते। और ये जो लिपिड रेजिड्यू हैं, ये कैटल और बफेलो के। तो आप कह सकते हो कि एक तो ये लिपिड रेजिड्यू, दूसरा अबाउट 50 to 60% ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल बोन्स फाउंड एट इंडस वैली साइट्स कम फ्रॉम कैटल बफेलो। तो इन दो बेसिस पे ये बोला जा सकता है भाई कि भाई जो बीफ कंजम्पशन था इंडस वैली की पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा था। तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैटल बोन्स में सजेस्ट अ कल्चरल प्रेफरेंस ऑफ बीफ कंजम्पशन अगॉस्ट इंडस पॉपुलेशन। इंडस पॉपुलेशन में बीफ बहुत ज्यादा खाया जाता था, उसके साथ साथ मटन और लैम भी खाया जाता है। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है यहां पे? Our study of lipid residues in Indus pottery shows a dominance of animal products in vessels such as meat of non-ruminant animals like pigs। तो पिग मीट भी खाया जाता था, कैटल मीट भी खाया जाता था, बफेलो मीट भी खाया जाता था, शीप और गोट का मीट भी खाया जाता था, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत कंज्यूम किए जाते थे।
तो ये जो लिपिड रेजिड्यू की एनालिसिस से ये सब बातें यहाँ पे पता चली है। लिपिड कम डिग्रेड करता है, इसलिए आज की डेट में भी इस प्रेजेंस को हम लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं। ये जो स्टडी है जो रिसेंटली पब्लिश हुई है कि भाई कैटल और बीफ पॉपुलेशन, बीफ खाया जाता था, इनका मीट खाया जाता था, ये कहाँ पे छपी है? जर्नल फॉर आर्कोलॉजिकल साइंस में छपी हुई। और इसको कंडक्ट कैसे किया गया था? अंडर 2 रेंज प्रोजेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी 2 यूनिवर्सिटीज मिलकर इसके ऊपर थीसिस कर रही थी। रिजल्ट छपे जर्नल ऑफ इकोलॉजिकल साइंस में, आर्कोलॉजिकल साइंस में। जनरल स्टडीज पेपर 1 में चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को केबल फाइबर से जोड़ दिया गया है, वैसे लक्षद्वीप को भी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि जोड़ दिया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि मई 2023 तक कोची, जो कि केरला में है, उसको 11 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है कि ऑप्टिकल केबल फाइबर से हम लोग लक्षद्वीप को जोड़ेंगे, इसका खर्चा आएगा लगभग 1072 करोड़ रुपए। ये इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फॉर 5 ईयर्स इंक्लूड है, मतलब इस केबल को बिछाने में और 5 साल तक इस केबल को मेंटेन करने में, पूरे प्रोजेक्ट को चलाने में 1072 करोड़ का खर्चा है, जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से निकाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी जोड़ा था ऑप्टिकल केबल फाइबर से अगस्त में, और अब यहाँ पे लक्षद्वीप को भी जोड़ेंगे। हालांकि आप देखोगे कि उस समय पे भी अगस्त में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम लक्षद्वीप को जोड़ देंगे 1000 दिन के अंदर। किससे? अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, और जिस मिशन मोड में चीजें चल रही हैं, ये जो प्रेजेंट सरकार है वो जोड़ भी देगी। तो एक चीज तो अच्छी प्रेजेंट सरकार की, भले ही बहुत सारी बातें पे प्रेजेंट सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। पहले की सरकारों में ये बहुत प्रॉब्लम थी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट साइन तो कर दिया जाता था पर उसका एग्जीक्यूशन बहुत डिलेड होता था। ठीक है, तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक खुल जाएगा कोची और 11 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप के बीच में। कौन कौन से आइलैंड्स हैं? कल्पेनी, कावराती, अगाती, अमीनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तन, कदमात। ये जो अगाती आइलैंड है, दिस इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, आप कभी भी जाइए यहाँ पे, 3-4 दिन पड़े रहिए, एक गाड़ी की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। 5 से 6 साल पहले लगभग गया था। तो ये जो सारे के सारे आइलैंड्स है ना, दे आर वेरी प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशंस। हालांकि बहुत सारे आइलैंड्स पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते नहीं है, केवल 2 ही या 3 आइलैंड्स पे जाते हैं लोग। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो भाई स्टेट ओन्ड भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी बनाया गया है, और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को टेक्निकल कंसल्टेंट बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप बात करो सबमरीन कम्युनिकेशन केबल की, तो इसका काम क्या है? इसको सी बेड पे बिछाया जा रहा है, यानी समुद्र की गहराई में सी बेड पे इस सबमरीन कम्युनिकेशन केबल को बिछाया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन, यानी एक टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन कोची में बनाया जाएगा, एक आपका इन आइलैंड्स में बनाया जाएगा लक्षद्वीप में, और इनके बीच में ये जो सी केबल है ये कनेक्शंस को जोड़ेगी। ये जो ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट्स होते हैं जिससे सी केबल बनती है, इनको प्लास्टिक लेयर से कोट किया जाता है ताकि जो एक्सेसिवली करोजिव एनवायरनमेंट है समुंदर का, उसमें ये खराब ना हो जाए। 2 प्रकार के सबमरीन फाइबर केबल्स होते हैं, एक होते हैं अनरिपीटेड, एक होते हैं रिपीटेड। अनरिपीटेड केबल्स को छोटे केबल रूट में प्रयोग किया जाता है, तो छोटे केबल रूट में वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं इंटरनेट का, कॉस्ट थोड़ी कम लगती है, लेकिन जिस डिस्टेंस पे सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है वो डिस्टेंस कम होता है अनरिपीटेड केबल्स में। रिपीटेड केबल्स में क्या होता है कि रिपीटर्स लगाए जाते हैं ताकि, अब आप सोचिए दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मेनलैंड से जोड़ा गया। कितना बड़ा डिस्टेंस है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इंडियन मेनलैंड का? यहाँ पे आपका इंडियन मेनलैंड है, यहाँ का अंडमान निकोबार आइलैंड से पूरे डिस्टेंस में अगर आप केबल बिछाएंगे तो अनरिपीटेड केबल से काम नहीं चलेगा, रिपीटेड केबल लगाना पड़ेगा। यानी सी बेड पे थोड़े थोड़े दूर पे रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे जो कि इंटरनेट सिग्नल्स को प्रोनाउंस करके, ठीक है, मैग्नीफाई करके आगे भेज सके। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में 99% ऑफ द जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो अंडर सी केबल से जाता है। अंडर सी केबल के बहुत से फायदे हैं। देखिए, अंडर सी केबल में जो केबल बिछाई जाती है वो केवल एक केबल नहीं बिछाई जाती, बहुत सारी मल्टीपल केबल्स बिछाई जाती हैं अलग अलग पाथ में। और ये जो सबमरीन केबल्स होती है ना, ये टेराबाइट्स पर सेकेंड डाटा को आगे ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन जब सैटेलाइट्स की आप बात करते हो तो सैटेलाइट्स में 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो सैटेलाइट से बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ये अंडर वाटर केबल्स डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं। अंडर वाटर केबल्स में लेटेंसी कम होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लेटेंसी ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे लेटेंसी क्या होती है? तो मान लीजिए दोस्तों, आप एक फोन लेके बैठे हो, मैं एक फोन लेके बैठा हूं, ये फोन छोड़िए, आप ये समझिए कि मान लीजिए मुझे इंटरनेट चलाना है अपने फोन, तो मैंने अपने लैपटॉप में इंटरनेट है, अब मेरा इंटरनेट किसी इंटरनेट सर्वर से जुड़ा होगा,
तो मैंने अपने लैपटॉप में कमांड दी google.com कि मुझे google.com खोलना है। अब ये जो कमांड है, ये कमांड ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट सर्वर पे जाएगी और वहां पे एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने मतलब एक यूजर ने कमांड दी और उस कमांड को इंटरनेट सर्वर ने उठा के उसके ऊपर एक्शन लिया। इसके बीच में जो टाइम लैग होता है ना, उसको लेटेंसी बोलते हैं। जितना कम टाइम लैग होगा उतना ही एफिशिएंट इंटरनेट नेटवर्क होगा। ये टाइम लैग, ये लेटेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ज्यादा होती है बट अंडर सी केबल्स में बहुत कम होती है, इसलिए अंडर सी केबल्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट चौथी न्यूज, फ्रांस ने एक ड्राफ्ट लॉ प्रोमलगेट किया है रेडिकलिज्म से लड़ने के लिए। आपको पता है कि रिसेंटली फ्रांस में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला था कि भैया हम एक नेशनल ड्राफ्ट लॉ लेके आएंगे जो रेडिकलिज्म से लड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामिक टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक टीचर को बीहेड कर दिया गया, उनकी गर्दन उड़ा दी गई, चूंकि उन्होंने इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कार्टून्स को दिखाया था। उन्होंने कार्टून्स को इस तरीके से दिखाया था ताकि वो फ्रांस के सेक्युलर वैल्यूज को सामने ला सके, बट उसके चलते उनको मार दिया गया। तो यहां पे ये जो नया ड्राफ्ट लॉ लाया गया है, ये होम स्कूल्स को, मॉस्क को, उन एसोसिएशंस को जो कि इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ाते हैं, उनमें लेके आया जाएगा। मतलब कि इस्लामिक एजुकेशन तो प्रमोट की जाएगी नो डाउट, बट उस इस्लामिक एजुकेशन में जो फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं, जो फ्रेंच की सेक्युलर और इक्वालिटी और लिबरल वैल्यूज हैं, उनको भी इंक्लूड यहां पे किया जाएगा। ओके, तो ये बात एक न्यूज़ है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में काम आएगी। इसके चलते इमैनुअल मैक्रोन को दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इंडिया ने फ्रांस को यहाँ पे सपोर्ट किया था। तो ये एक न्यूज़ थी। आगे आते हैं, एमिशंस हिट्स न्यू रिकॉर्ड। ये उनकी रिपोर्ट आई है कि भैया एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आज की ये लास्ट न्यूज़ है। एक यूएन रिपोर्ट ने दिखाया है 2019 में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हुए हैं, अगर उन एमिशंस के हिसाब से जाएं तो हमारा जो टारगेट है कि इस सेंचुरी के एंड तक जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसको हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकेंगे, वो टेम्परेचर इंक्रीज 3 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, इसको रिलीज किया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो दुनिया है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रही है। बहुत ही ज्यादा वेदर एक्सट्रीम्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्कटिक में आइस लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। साइबेरिया में बहुत सी वाइल्ड फायर्स देखने को मिली हैं। यूएस के वेस्टर्न पार्ट में भी वाइल्ड फायर्स देखने को मिली हैं। तो ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये क्या मेजर करती है? ये मेजर ये करती है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 ने कंट्रीज ने क्या कमिट किया और एक्चुअली में कितना ग्लोबल एमिशन हुआ, इसके बीच के डिफरेंस को, और इसके बीच के डिफरेंस से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी एग्रेवेट हो सकती है। कोशिश तो ये की जा रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे था। यानी 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में, उससे पहले जो टेम्परेचर लेवल्स थे उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर लेवल ना बढ़े, और कोशिश अगर हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन यह बोला जा रहा है कि 2019 में ये जो एमिशन हुआ है, अगर इस प्रकार का एमिशन होता रहा तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 2019 में एमिशन कितना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में, GTCO2e, ये हुआ है 59.1 गीगाटन्स का। हर साल जो एमिशंस बढ़ने का रेट है 2010 से वो 1.4% है। 2019 में 2.6% था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि बहुत सी फॉरेस्ट फायर लगी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर्स, कैलिफोर्निया यूएसए में फायर्स, तो इसके चलते भी कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा अमिट हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होंगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज़ काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जन डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी।